हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। प्यारे बच्चों, मैं आज आप सभी लोगों को पढ़ाने वाला हूं क्लास 12 फिजिक्स के फर्स्ट बुक से पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण परिभाषाएं। लेकिन वही परिभाषा आप लोगों को इस लेक्चर में बताएंगे सभी नाम वाली परिभाषाएं। जितने भी फर्स्ट बुक से फिजिक्स के फर्स्ट बुक से जितना नाम वाली परिभाषाएं हैं प्यारे बच्चों, उन सभी चीज़ों को एक एक करके, उन सभी नियमों को, उन सभी परिभाषाओं को एक एक करके मक्खन की तरह एकदम आसान तरीके से समझाने वाला हूं प्यारे बच्चों। यदि आप इस लेक्चर को देख लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में नामी जो अब आपकी परिभाषाएं होती हैं, नाम वाली जो परिभाषाएं होती हैं, वो बोर्ड एग्जाम में कम से कम 5 नंबर की आती हैं प्यारे बच्चों। कितने नंबर की? 5 नंबर का। यदि आप नाम वाली परिभाषाएं क्लियर कर लेंगे तो आपको 5 नंबर कंफर्म है मिलेगा। इस बात को लिख के रख लीजिए बच्चों। इस लेक्चर को देखने के बाद आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर फिक्स हो जाएंगे बच्चों। ये बात तो आप कहीं ना कहीं इस बात को लिख के रख लीजिए, क्योंकि इस लेक्चर को देखने के बाद 5 नंबर पाने से आपको कोई रोक नहीं सकता बच्चों। ठीक है, तो चलिए नाम वाली परिभाषाओं को एक एक करके परिभाषाओं को समझते हैं बच्चों। ध्यान दीजिए, एक एक करके अच्छे से समझते हैं। इसमें आपका फर्स्ट पॉइंट है कूलाम का नियम। क्या है? कूलाम का नियम। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कूलाम का नियम क्या होता है। तो बच्चों, कूलाम का नियम बहुत ही आसान है। जैसे दो बिंदु आवेश हैं, ए है Q1 और ए है Q2, इनके बीच की दूरी r है। अब कह रहा है इनके बीच जो लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल है, उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब इन दोनों को मिलाते हैं तो आपका समीकरण बन के आता है यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर प्रोपोर्शनल कटेगा तो बराबर और के Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों, के का वैल्यू रखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर। आपसे कोई पूछ ले कि बताइए कूलाम का नियम क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? कूलाम के नियम के अनुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, देख लीजिए, उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह है बच्चों आपके कूलाम का नियम। आप जरूर कूलाम के नियम को याद रखेंगे। तो बच्चों, जितनी भी नाम वाली परिभाषाएं हैं फिजिक्स के फर्स्ट बुक से, इसको जरूर याद रखेंगे, क्योंकि 5 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों। ठीक है, इस बात को लिख के रख लीजिए। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगले पॉइंट पे है गॉस का नियम। आपसे पूछा जाएगा गॉस का नियम बताइए क्या होता है। तो गॉस का नियम होता है फाई बराबर Q बटे में एप्सिलॉन नॉट। क्या है? फाई बराबर Q बटे में एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान दीजिए, इनका कहना यह है, गॉस का कहना यह है कि किसी भी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली जो विद्युत फ्लक्स का मान होता है, किसी भी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स का मान होता है, उस विद्युत फ्लक्स का मान उसमें निहित आवेश का 1/1 एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। मतलब इस बंद पृष्ठ के अंदर जो भी आवेश है, इस बंद पृष्ठ के अंदर जो आवेश आपको दिख रहा है, आया आपसे कोई पूछ ले कि बताइए इस बंद पृष्ठ से कितनी आपका विद्युत फ्लक्स निकलेगा इस बंद वाले पृष्ठ से, तो इसमें जो आवेश है उसी का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना निकलेगा। परिभाषा पूछा जाए तो आपके सामने है, ये जो फ्लक्स है किसका है? किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान। गॉस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान, इसको कहते हैं किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान, उसमें निहित आवेश क्यों का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। यह है बच्चों आपके गॉस का नियम। गॉस का नियम सिंपल सा इनका कहना यह है, कोई भी बंद पृष्ठ हो, उस बंद पृष्ठ से कितना विद्युत फ्लक्स बाहर निकलेगा उसमें निहित आवेश के 1/एप्सिलॉन नॉट गुना पर होता है। ठीक है, क्या आप लोगों को बच्चों गॉस का नियम समझ में आया कि गॉस का नियम सिर्फ बंद पृष्ठ में निहित आवेश के लिए लागू होता है। यदि किसी बंद पृष्ठ के अंदर आवेश है
तो विद्युत फ्लक्स होगा, यदि आवेश नहीं है तो विद्युत फ्लक्स नहीं होगा बच्चों। सिंपल सी बात है। यह है गॉस के नियम की परिभाषा। आप इसको जरूर से जरूर याद रखेंगे बच्चों। कुछ नियम तो ऐसे होते हैं जो बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे ही जाते हैं, जैसे ये हो गया। ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। देखिए आगे है ओम का नियम। ये भी परिभाषा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ओम का नियम। मैं आपसे बता दिया ना बच्चों, इस लेक्चर को यदि आप अच्छे से देख लेंगे, यदि नाम वाली परिभाषाएं आपको क्लियर हो जाएंगी, तो आपको बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर पाने से आपको कोई रोक नहीं सकता है बच्चों। क्योंकि भाई फिजिक्स में 5 नंबर पाना अपने आप में एक बड़ी बात होती है। ठीक है, तो चलिए देखें इसमें क्या कह रहा है। ओम का नियम। ओम का कहना है बच्चों, कोई चालक है, उस चालक के सिरों पर जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है, जो चालक के सिरों पर विभवांतर उत्पन्न हो रहा है, उस चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। मतलब भी प्रोपोर्शनल आई। प्रोपोर्शनल कटेगा तो बराबर और के आता है, यहाँ के स्थान पे आर आई। तो इसका मतलब है बच्चों, आपसे कोई पूछ ले कि बताइए ओम का नियम क्या है, तो आप परिभाषा क्या बोलेंगे ओम के नियम का। ओम का नियम क्या है आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या बोलेंगे। किसी चालक की भौतिक अवस्था नियत रखते हुए, भौतिक अवस्था से मतलब होता है ताप। किसी भी चालक के तापमान को स्थित रखना है, मतलब ताप में बदलाव नहीं करना है, तो उस चालक के सिरों पर जो विभव उत्पन्न हो रहा है उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। किसी चालक की भौतिक अवस्था नियत रखते हुए चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, उसमें उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। उसमें लिखना है, उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। ये हो गया बच्चों ओम के नियम की परिभाषा। क्या आपको ओम के नियम का परिभाषा समझ में आया बच्चों। देखिए मैं आपसे बार बार कहूँगा, फिजिक्स के फर्स्ट बुक से जितने भी नाम वाली परिभाषाएं हैं उनको जरूर याद रखें और अलग से नोट्स बनाएं, उसको लिखें, प्रैक्टिस करें, बार बार याद करें प्यारे बच्चों। ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे है किरचॉफ का नियम। किरचॉफ के 2 नियम होते हैं प्यारे बच्चों, एक प्रथम नियम फिर द्वितीय नियम। तो किरचॉफ के नियम है, किरचॉफ का जो प्रथम नियम है, इनका कहना यह है किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है, मतलब समेशन आई बराबर 0, यही है किरचॉफ का प्रथम नियम। मतलब किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग, किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग, ठीक है, किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग। देखें ये हमारा संधि है, संधि ओ। इस संधि पर जितनी भी धाराएं मिल रही हैं, संधि क्या लिखेंगे, लिखेंगे बच्चों संधि ओ पर। संधि ओ पर क्या है, लिखेंगे जो भी धारा संधि की ओर आ रहा है वो प्लस, जो धारा संधि से दूर जा रहा है वो माइनस। देखिए माइनस I1 हो जाएगा, फिर ये I2 हो जाएगा प्लस में, फिर ये I3 भी हो जाएगा प्लस में, फिर ये I4 भी हो जाएगा प्लस में, फिर और सब धारा जा ही रहा है, इसको तो इधर भेज दीजिए संधि से दूर, तो ये हो जाएगा I5। ये संधि से दूर जा रहा है तो माइनस I5 बराबर 0। आप लिख सकते हैं I2, I3, I4, और जितने भी माइनस वाले धारा हैं बराबर को उधर ले जाओगे तो प्लस वाले हो जाएंगे, तो हो जाएगा I1 प्लस I5। ये हो गया बच्चों आपका क्या, संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। कोई भी पूछ ले बताइए किरचॉफ का प्रथम नियम बताइए, या संधि का नियम बताइए, या धारा का नियम, तो बच्चों किरचॉफ के प्रथम नियम को संधि का नियम भी कहते हैं, धारा का नियम भी कहते हैं। कोई भी पूछ ले किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है तो क्या बोलेंगे, किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, या संधि की ओर आने वाली धाराओं का योगफल तथा संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योगफल बराबर होता है। ऐसे भी परिभाषा बोल सकते हैं।
या संधि को आने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग तथा संधि से दूर जाने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग बराबर होता है। या किरचॉफ के नियम के अनुसार किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ये हो गया किरचॉफ का प्रथम नियम। अब हम बात करेंगे किरचॉफ के द्वितीय नियम का। किरचॉफ का द्वितीय नियम ध्यान से देखें। किरचॉफ का द्वितीय नियम का कहना यह है, कोई भी बंद पास है, मान लीजिए एक सिंपल सा मैं एक बंद पास बना दे रहा हूँ, थोड़ा सा उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये इस तरह से कोई बंद पास हो गया, ठीक है। एक यहाँ पर भी सेल लगा हुआ है, ध्यान दीजिए। ये आपका E1 सेल होगा, ये आपका E2 सेल होगा। ये प्रतिरोध हो जाएगा R1, R2, इसे हम R3 कहेंगे, इसे R3 कर दे रहे हैं, इसे R2। अब बताइए, जब भी धारा निकलता है सेल के धन सिरे से निकलता है, तो सेल का धन सिरा यही है, तो सेल के धन सिरे से धारा निकलेगा। यहाँ से कौन सा धारा निकलेगा? I1। यहाँ से कौन सा धारा निकलेगा? I2। अब बताइए इसमें कौन सी धारा जाएगा? इसमें धारा आपसे पूछा जाएगा, तो इसमें धारा जाएगा I1 प्लस I2। अब पूछा जाएगा कि भाई इस रास्ते में दोनों मिल के धारा गए हैं, तो जब यहाँ पहुँचेंगे इस वाले पॉइंट पर, तो सभी धाराओं का जो रास्ता होगा अपने अपने रास्ते पे जाएगा। जो भी धारा सेल के धन सिरे से निकलता है वही धारा सेल के ऋण सिरे के पास जाता है। यहाँ से देखिए सेल I1 का धारा निकला, तो यहाँ से धारा आएगा तो सब अपना अपना रास्ते पे चला जाएगा। ऊपर कौन सा धारा जाएगा? I1। नीचे कौन सा धारा जाएगा? I2, ठीक है। अब बंद पास की बात करेंगे, तो बंद पास का कहना यह है कि किरचॉफ के प्रथम नियम, किरचॉफ के नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में बहने वाली धारा, किसी बंद परिपथ में, देखिए इस बंद परिपथ में धारा बह रहा ना, किसी बंद परिपथ में बहने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोध, मतलब आप लिख सकते हैं समेशन I इंटू R बराबर समेशन E। इसका यही कहना है, मतलब किसी बंद परिपथ में बहने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोध, मतलब हमें वही प्रतिरोध लेना पड़ेगा जो आप धारा ले रहे हैं। जिस धारा में, जिस प्रतिरोध में जो धारा प्रवाहित हो रहा है, उस प्रतिरोध और धारा का गुणा करना है। तो किसी बंद परिपथ में प्रवाहित धारा तथा संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग तथा उसमें लगे समस्त सेलों के विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। कोई भी आपसे परिभाषा पूछ लेगा तो आप क्या बोलेंगे? बोलेंगे किरचॉफ के नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में बहने वाली धारा तथा संगत धारा का गुणनफल, संगत धारा के गुणनफल का बीजगणितीय योग, संगत धारा के गुणनफल का बीजगणितीय योग तथा उसमें लगे समस्त EMF, मतलब समस्त सेल का या समस्त सेल के विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। उसमें होने वाले सभी, उसमें लगे, ऐसे बोल दीजिएगा, परिभाषा ज़्यादा अच्छा रहेगा याद करने में। उसमें लगे, क्या बोलेंगे? बोलेंगे प्यारे बच्चों, उसमें लगे समस्त सेलों, उसमें लगे समस्त सेलों, समस्त सेलों के ई विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। EMF मतलब विद्युत वाहक बल, उसमें लगे समस्त सेलों के बीजगणितीय योग के, समस्त सेलों के विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये है बच्चों आपके किरचॉफ का नियम। जब भी आपसे किरचॉफ का नियम पूछेगा तो आप बोल सकते हैं किसी बंद परिपथ में बहने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उसमें लगे समस्त सेलों के विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसमें दो बंद पास है। यदि ऊपर वाले बंद पास की बात करेंगे तो हम उसके इस तरह से हम एक चित्र बना देंगे और उसके सेल के धन सिरे से चलना है। सेल के धन सिरे से यहाँ चलेंगे, जो भी इस चलने के डायरेक्शन में धारा होगा, देखिए ये जो प्रतिरोध है R3 है, तो लिख सकते हैं R3 इंटू धारा
I1 प्लस I2 सेम डायरेक्शन में हो रहा है, इसमें दोनों धारा I1 प्लस I2 बह रहा है। आप इसके बाद जब यहाँ घूमेंगे तो ये प्रतिरोध आपका क्या है प्लस R2, इसमें धारा क्या जा रहा है I1 बराबर, इसमें केवल एक ही सेल लगा हुआ है जिसको हम E कहेंगे। अब दूसरे की बात करेंगे, इसके लिए यदि हम बंद पास ऐसे बना देंगे एक, और हमें सेल के धन सिरे से चलना है, सेल का धन सिरा यही है, यहाँ से चलना है, हमें कहाँ रुकना है जहाँ प्रतिरोध लगा हो। प्रतिरोध क्या है R3। दूसरे के बंद पास की बात करेंगे, प्रतिरोध R3 है, इसमें धारा क्या बह रहा I1 प्लस I2। देखिए धारा और जिधर आप चल रहे हैं दोनों का डायरेक्शन सेम है ना, इसलिए प्लस में लिख रहे हैं, प्लस लगाइए। आगे चलिए, आगे चलेंगे तो अगला प्रतिरोध दिखेगा आपको। देखिए यहाँ पर प्रतिरोध दिख गया, ये प्रतिरोध क्या है R2, इसमें धारा क्या बह रहा है बच्चों I2। धारा की भी डायरेक्शन देख लीजिए, इसके चलने के ही डायरेक्शन में है, तो बराबर इसमें एक सेल लगा हुआ है जिसका वैल्यू E2 है, इसका वैल्यू E1 है। ठीक है, ये हो गया आपका, ये पहला बंद पास है, दूसरे बंद पास का समीकरण। ठीक, ये हो गया किरचॉफ के द्वितीय नियम। आपको परिभाषा याद करना है, आपको चित्र वगैरह ये नहीं बनाना है, केवल आप सिंपल तरीके से परिभाषा याद करेंगे। परिभाषा लिखने के बाद उसके नीचे इस फार्मूले को लिख देंगे, आपको नंबर मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि बायो-सेवर्ट का नियम लिखिए। बायो-सेवर्ट का नियम क्या है, पहले तो हम चर्चा करेंगे बायो-सेवर्ट का नियम। तो बायो-सेवर्ट का कहना यह है, किसी धारावाही तार में, कोई धारावाही तार है, उस धारावाही तार के अल्प लंबाई के कारण, कितने लंबाई अल्प लंबाई, उस धारावाही तार में अल्प लंबाई के कारण, मतलब अल्प लंबाई मतलब DL, उस कोई धारावाही तार है, उस धारावाही तार के अल्प लंबाई के कारण हमें किसी बिंदु पर क्या चाहिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके अल्प लंबाई के कारण हमें इस पॉइंट P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, जिसका डिस्टेंस क्या है R है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यहाँ बनेगा वो थोड़ा ही तो बनेगा, क्योंकि जब लंबाई थोड़ा ली है तो चुंबकीय क्षेत्र का भी वैल्यू तो थोड़ा ही बनेगा। तो लिखेंगे dB बराबर dB प्रोपोर्शनल I लिख सकते हैं, dB प्रोपोर्शनल DL लिख सकते हैं, dB प्रोपोर्शनल साइन थीटा लिख सकते हैं, dB प्रोपोर्शनल 1/r² लिख सकते हैं। मतलब जहाँ पर आपको चुंबकीय क्षेत्र चाहिए उसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इन सभी समीकरण को आपस में मिला देंगे, जब सभी को आपस में मिला देंगे बच्चों तो आपका एक समीकरण बन के आएगा dB प्रोपोर्शनल IDL साइन थीटा बटे में R²। बताइए प्रोपोर्शनल कटेगा तो बराबर और के आएगा, प्रोपोर्शनल जब कटेगा तो बराबर और के आएगा, तो dB बराबर के IDL साइन थीटा बटे में R², के का वैल्यू हो जाएगा μ0 बटे में 4 पाई, तो हो जाएगा dB बराबर μ0 बटे में 4 पाई IDL साइन थीटा बटे में R²। यही है आपके बायो-सेवर्ट का नियम। आपसे पूछ लिया जाएगा बायो-सेवर्ट का नियम क्या है, तो आप बताएंगे बायो-सेवर्ट के नियम के सहायता से। बायो-सेवर्ट का नियम इसलिए लगता है जब कोई धारावाही तार है, उस धारावाही तार के अल्प लंबाई के कारण किसी भी बिंदु पर आपको चुंबकीय क्षेत्र चाहिए तो आपको बायो-सेवर्ट का नियम लगाना पड़ेगा। बायो-सेवर्ट के नियम के सहायता से किसी धारावाही तार के अल्प लंबाई के कारण किसी भी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जाती है। बायो-सेवर्ट के नियम के सहायता से किसी धारावाही तार के अल्प लंबाई के कारण किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जाती है। यह है बायो-सेवर्ट का नियम। आपसे जब बायो-सेवर्ट का नियम पूछेगा तो आप ये परिभाषा लिखेंगे और यहाँ पर ये फार्मूला लिख देंगे। बस कैसे आया इसको लिखना है तो आप जरूर ऐसे उतार लीजिएगा। ठीक है, तो बच्चों इस चीज़ को आप एक एक करके अच्छे से समझते रहें, और जब भी आपको अच्छे से नियम याद हो जाएंगे तो समझ लीजिए बच्चों आपको बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर पाने से कोई रोक नहीं सकता है, ये हमारी गारंटी है बच्चों। ठीक है, चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब है बच्चों एम्पियर का परिपथी नियम। एम्पियर का परिपथी नियम, क्लोज इंटीग्रल वेक्टर B डॉट वेक्टर DL बराबर μ0 I। ये है एम्पियर का परिपथी नियम। एम्पियर का परिपथी नियम ये है, कोई हमारा मान लीजिए इस तरह से ये कोई आपका बंद लूप है, तो इस बंद लूप में जो धारा आप बह रहा है, इस बंद लूप में जो धारा बह रहा है इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है वो बायो-सेवर्ट किस हिसाब से समझा रहे हैं, इसको ध्यान से देखें।
एम्पियर के आपके एम्पियर परिपति नियम किस तरह से इसको समझाया गया है, इसको ध्यान से समझिए। एम्पियर के परिपति नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ के अनुदिश, यहाँ लिखना है अनुदिश, किसी बंद परिपथ के अनुदिश किसी बंद परिपथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उसमें निहित धारा का म्यू नॉट गुना होता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे किसी बंद परिपथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उसमें निहित धारा का म्यू नॉट गुना होता है। देखिए ये जो बंद लूप आपको दिखाई दे रहा है या बंद परिपथ दिखाई दे रहा है, इस बंद परिपथ में जो धारा बह रहा है, उसके म्यू नॉट गुना होता है। ठीक है, जब भी आपसे कोई परिभाषा पूछेगा तो आप परिभाषा क्या जवाब देंगे? बोलेंगे एम्पियर के परिपति नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उसमें निहित धारा का म्यू नॉट गुना होता है। क्या होता है? म्यू नॉट गुना होता है। ये हो गया आपके एम्पियर के परिपति नियम की परिभाषा। ठीक है, यह है एम्पियर के परिपति नियम की परिभाषा। जब भी आपसे पूछा जाए एम्पियर का परिपति नियम क्या है, तो आप इसको इस तरीके से एकदम मक्खन की तरह अच्छे से समझाएंगे बैरिचो। ठीक है, इस बात को देखिए, ये जो बंद परिपथ है ना, इसके अनुदिश इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन किया जाता है। ठीक है बैरिचो, ये है एम्पियर का परिपथी नियम। अब आगे की तरफ बात करते हैं, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगले पॉइंट में है फैराडे का नियम। बैरिचो फैराडे का सिंपल सा कहना है, यदि कोई ये मान लीजिए आपका कोई कुंडली है, ठीक है, जब इस कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, तो आपको पता है जब कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है φb, तो परिवर्तन होने से क्या उत्पन्न होता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल, और कुंडली बंद होता है तो उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाता है। एक इसका कहना है फैराडे का प्रथम नियम। कोई पूछ ले फैराडे का प्रथम नियम बताइए, तो बोलेंगे जब किसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यदि कुंडली बंद हो तो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। तो कभी भी आपसे कोई पूछ ले कि बताइए फैराडे का प्रथम नियम क्या है, तो आप फैराडे के प्रथम नियम की परिभाषा क्या देंगे? हैं, फैराडे के प्रथम नियम की परिभाषा क्या बोलेंगे? बोलेंगे प्यारे बच्चों, जब किसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यदि कुंडली बंद हो तो प्रेरित धारा उत्पन्न होता है। यह है फैराडे का प्रथम नियम। जब भी आपसे कोई पूछ ले फैराडे का प्रथम नियम, तो आप ऐसे ही जवाब देंगे। अब बात करेंगे बच्चों, E बराबर माइनस यन डेल्टा, आप यन लगाना चाहे लगा दीजिए, नहीं तो लिख दीजिए डेल्टा φb। क्या लिखेंगे? डेल्टा φb बटे में डेल्टा टी, डेल्टा φb बटे में डेल्टा टी। ठीक है, कभी भी आपसे कोई पूछ ले कि बताइए फैराडे का द्वितीय नियम क्या है, तो ये जो ई है इसको कहते हैं कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल। कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल। आपसे कोई परिभाषा पूछ लेगा तो पहले आप इसका नाम लेंगे। फैराडे के द्वितीय नियम में बोलेंगे किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान। क्या बोलेंगे? किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान। इसको ए क्या है? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, और बटे को क्या कहते हैं? कि समय को क्या कहते हैं? दर। तो परिभाषा आप क्या बोलेंगे मेरे बच्चों? परिभाषा आप क्या बोलेंगे? बोलेंगे किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। देखिए, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। ई बराबर माइनस डेल्टा φb बटे में डेल्टा टी। आप इस चीज को जरूर याद रखेंगे बच्चों। कभी भी आपसे कोई पूछ ले कि बताइए फैराडे का द्वितीय नियम क्या है, तो क्या आप परिभाषा दे सकते हैं फैराडे के द्वितीय नियम का? भाई बोलेंगे जब किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उसके चुंबकीय फ्लक्स में या
प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। यही ना, पहले इसको बोलेंगे, किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। यह है फैराडे का द्वितीय नियम। कभी भी आपसे फैराडे का द्वितीय नियम कोई पूछ लेगा तो आप इस तरह से फैराडे के द्वितीय नियम को परिभाषित कर सकते हैं अच्छे से बैरिटो। ठीक है, यदि आपको इतना क्लियर हो गया है तो आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें कह रहा है लेंज का नियम बताइए। क्या कह रहा है? लेंज का नियम। अब आपसे कोई पूछ ले लेंज का नियम क्या है तो इनका क्या कहना है? लेंज का ये कहना है बैरिटो, आप जिस व्यक्ति से कोई चीज़ सीखते हैं, आप उसका विरोध यदि करते हैं तो आप लेंज के नियम का पालन कर रहे हैं। मतलब आपको कोई व्यक्ति सिखा दिया कोई भी काम, आगे चल के आप उसी इंसान की बुराई करने लगे तो बबुआ वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका लेंज के नियम का आप पालन कर रहे हैं। आप जिस चीज़ से उत्पन्न हो रहे हैं उसी चीज़ का आप विरोध कर रहे हैं। जिससे आपको मिला है ज्ञान उसी का आप विरोध कर रहे हैं। इसका मतलब क्या कर रहे हैं आप? इसका मतलब प्यारे बच्चों, आप लेंज के नियम का पालन कर रहे हैं। आपको लेंज के नियम का पालन करना बहुत घाटा हो जा रहा है, ऐसा नहीं करना है। आपसे यदि आपको कोई ज्ञान दे रहा है, आपको किसी से ज्ञान मिला हुआ है तो आप उसकी बुराई मत कीजिए भाई, आप उसकी बुराई मत कीजिए। तब आप हर नियम का पालन कीजिए ना। जैसे आप लेंज के नियम का पालन कर रहे हैं ऐसे हर नियम का पालन कीजिए। आप ओम के नियम का पालन कीजिए। आप किसी चालक पर विभवांतर जब उत्पन्न होगा तो उसमें जो प्रवाहित धारा है वो क्या होता है? समानुपाती होता है। उसके जैसा रहिए, समानता से बहते रहिए। ठीक है ना? ऐसा नहीं करना है आपको प्यारे बच्चों। बहुत लोग ऐसा करते हैं, बहुत से टीचर आप देखे होंगे, बहुत एक दूसरे का बुराई करते हैं, एक दूसरे के प्रति जलन की भावना रखते हैं। ऐसा इसलिए उनके अंदर आ रहा है प्यारे बच्चों क्योंकि वो क्या कर रहे हैं? आपको कोई टीचर ज्ञान दिया, आपको कोई टीचर आपको समझाया बताया और आपने उस व्यक्ति से प्रेरित हुआ, आपने उस व्यक्ति से प्रेरित हुए और सीखे और कर रहे हैं उस काम को, फिर आप उसी व्यक्ति का बुराई कर रहे हैं। तो बताइए कहाँ की अच्छाई है? कहाँ की अच्छाई है बताइए? कहीं की नहीं है प्यारे बच्चों ना। इसका मतलब आप गलत कर रहे हैं। जब आप किसी से प्रेरणा उत्पन्न हुआ, आप काम उससे प्रेरणा उत्पन्न करने के बाद आपको जब उस व्यक्ति से प्रेरणा मिला तो आपने काम स्टार्ट किया करना, आपके अंदर एनर्जी आया, मोटिवेट हुए उस काम को करने के लिए उस व्यक्ति से, फिर उसके बाद उसी व्यक्ति की आप बुराई करने लगे। मतलब क्या? मतलब कहाँ की अच्छाई रह गई भाई? तब आप उससे प्रेरणा क्या लिए थे? यही प्रेरणा लिए थे आप उसका विरोध करने के लिए। नहीं ना, हर जगह आपको लेंज के नियम का पालन नहीं करना चाहिए मेरे बच्चों। ठीक है चलिए इस टॉपिक पे समझते हैं लेंज का नियम क्या है। लेंज का नियम क्या है? लेंज के नियम के अनुसार किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा सदैव उस कारण का विरोध करता है जिससे वो स्वयं उत्पन्न होता है। जैसे आप देख रहे हैं, आपसे पूछ ले लेंज के नियम की परिभाषा बताइए, तो आप इस तरह से लेंज के नियम की परिभाषा बता सकते हैं बच्चों। ठीक है, यदि आपको लेंज के नियम की परिभाषा क्लियर हो गया बच्चों तो आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट लें। बच्चों हमारे फर्स्ट बुक से जितने भी नाम वाली परिभाषाएं हैं सब इस लेक्चर में पढ़ा दिए हैं। इससे आपको एक भी बाहर से नाम वाली परिभाषा याद करना ही नहीं है बच्चों। जितना मैं बताया हूं बस उतना ही याद करना है, इससे एक भी बाहर आपको प्रश्न नहीं याद करना है। ठीक है, आप देख रहे हैं एकदम पसीना काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, उसके बावजूद भी मैं आपका क्लास ले रहा हूँ। इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आप अच्छा कर सकें भाई, आप अपने जीवन में कुछ अच्छा करने का प्रयास करें। आपको इससे फ़ायदा मिलना चाहिए। आप इसको याद करेंगे तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा भाई, आपको फ़ायदा ही है ना। तो भाई आपके फ़ायदे के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो आप केवल एक ही काम कर सकते हैं, लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। इसमें कौन सा पैसा लग रहा है? इतना तो आप कर ही सकते हैं बच्चों, तो इतना ज़रूर सपोर्ट किया करें यार। आपसे दिल से उम्मीद करते हैं, आप इतना ज़रूर सपोर्ट किया करें हमारा। आप हमारे हर एक वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर किया करें, क्योंकि हम आगे चल के और भी अच्छा काम कर सकें यदि आप चाहेंगे तो। यदि आप नहीं चाहेंगे तो फिर मैं कैसे अच्छा काम कर सकता हूँ? कुछ हमें भी परिवर्तन का गुण आना चाहिए, हमें भी कुछ बदलाव करना चाहिए लोगों में, हमारे प्रति हम लोगों में कुछ तो परिवर्तन दिखाएं। समझ रहे हैं ना प्यारे बच्चों? यदि आप हमारा इतना सपोर्ट करेंगे तो प्यारे बच्चों हम कुछ न कुछ करने के लिए ज़रूर सोचेंगे और अच्छा ही होगा। और ये तो आपके हाथों में है कि आप क्या करना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, कोई बात नहीं,
आप बहुत अच्छे हैं और दिल के भी बड़े साफ हैं, और उम्मीद है कि हमारे भावनाओं को आप समझते हैं प्यारे बच्चों। आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट क्लास में। ऐसे छोटे छोटे और महत्वपूर्ण टॉपिक के लिए हमें फॉलो करें और ध्यान रखें। आप कमेंट किया करें, जो भी चीज़ें आपको समस्या लगती होंगी, जो भी चीज़ें आपको कम समझ में आता होगा, मैं उसको एकदम मक्खन की तरह समझा दूंगा। आपको यदि ऐसा लगेगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा बच्चों। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू, जय हिंद।